तो ये जो ह्यूज आंकड़ा है ये बताता है कि यहाँ पर कोई बड़ा खेल भी हो सकता है। तो ये तमाम संभावनाओं के कह सकते हैं दायरे हैं, जहाँ पर बीजेपी को पता है कि अगर यहाँ से ये लोग नाराज होते हैं तो कहीं ना कहीं सीधा असर उनकी सरकार पर। चिराग पासवान को मिलेगा नीतीश कुमार का साथ। नीतीश कुमार और चिराग पासवान मिलकर तोड़ देंगे एनडीए गठबंधन। चिराग पासवान और नीतीश कुमार मिलकर तोड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुरूर। और आखिरकार क्या बड़ी वजह है कि अब नीतीश कुमार की नज़दीकियां भी विपक्ष की तरफ बढ़ रही हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान के बोल दिखाई दे रहे हैं और वो कई मुद्दों पर मुखर होते नजर आ रहे हैं, ठीक वही अंदाज अब नीतीश कुमार का भी दिखने वाला है। तो क्या नीतीश कुमार की भी बगावत अब पीएम मोदी के लिए बड़ा संकट खड़ा कर देगी? और बिहार में दो बड़े चेहरे मिलकर क्या वाकई पीएम मोदी की सत्ता को हिला देंगे? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में चर्चा हम कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि ये कहा गया कि नीतीश कुमार कठपुतली हैं, पीएम मोदी के इशारे पर नाच रहे हैं। और आप साहब कब तक नाचेंगे? कभी तो एक वक्त होता है ना कि आपको जनता की भी आवाज़ सुननी चाहिए। और आपको शर्म नहीं आ रही? आपके गुरु का अपमान हो गया, आप चुप हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? आपके गुरु का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आप उसी के साथ गठबंधन में हैं। आपको अपना गठबंधन तोड़ देना चाहिए, आपको जो है अपना, मैं कहूं तो सहयोग वापस ले लेना चाहिए, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये चुप रहने का समय नहीं है। तो क्या बिहार में नीतीश कुमार का एक बड़ा कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अमन सर। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, चिराग पासवान के बोल अभी तक हम देख रहे थे, लगातार बगावती तेवर उनके नज़र आ रहे थे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिन पर उन्होंने बीजेपी को घेर लिया, बीजेपी उनसे नाराज़ हुई, लेकिन आपने पशुपति पारस की काट ढूंढ निकाली कि चिराग पासवान को चलो एक तरफ रखते हैं, पशुपति पारस। लेकिन अब तो नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़ रही है। आपने नीतीश कुमार के गुरु का अपमान कर दिया और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक कठपुतली बनकर रह गए। तो क्या अब नीतीश कुमार अगर बोलते हैं या नीतीश कुमार कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो इसका बड़ा नुकसान जो है वो दिल्ली की सत्ता पर पड़ेगा? और क्या आने वाले वक्त में नीतीश कुमार और चिराग पासवान और तमाम विपक्ष एक साथ मिलकर एक बड़ा कुनबा फिर से मजबूत करते नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अखिलेश यादव सिर्फ कह सकते हैं कि जेपी जयंती के मौके पर उनको पुष्प अर्पित करना चाहते थे, नमन करना चाहते थे, रात में भी पहुंचते हैं, लेकिन टीम की बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग कर वो शेड्स लगा दिए गए और जाहिर सी बात है कि उनको अंदर ना जाने दिया जाए, इसके तमाम पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद कर दिए गए। तो ये जो दिखाता है, ये वाकई में दिखाता है कि क्या बीजेपी अब जेपी को भी अपने तरफ करना चाहती है, जेपी को भी समाजवाद के कह सकते हैं जो पैरोकार लोग हैं उनको छीनना चाहती है। और इस तरह का अपमान आखिर क्यों किया जा रहा है कि जेपी को इस तरह से पुष्प अर्पित करने का हक अखिलेश के पास नहीं है? इसी को मुद्दा बनाते हुए लगातार अखिलेश यादव यही बात कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार जी को भी जागना चाहिए, समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि बीजेपी किस तरह से उनके गुरुओं का अपमान करने में लगी है कि आज पुष्प अर्पित करने तक को भी नहीं दिया जा रहा है। इस नाते कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, नीतीश कुमार ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने कह सकते हैं इंडिया गठबंधन की शुरुआत की थी, एक माहौल बनाया था, आखिर में वही इंडिया गठबंधन छोड़ कर चले गए। लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन का रिजल्ट सामने आया है, कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर भी खलबली जरूर मच रही होगी राहुल की, भाई अगर मैं इंडिया गठबंधन में होता तो कम से कम पीएम का उम्मीदवार बन गया होता। अगर सरकार यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बनती तो पीएम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार बनते हुए नजर न आते। लेकिन उन्होंने कह सकते हैं इस ऑफर, इस कह सकते हैं कि गठबंधन से अलग होकर कहीं ना कहीं अपने लिए ही मुश्किलें पैदा की हैं। अब जबकि बीजेपी लगातार इस तरह के अपमान कर रही है तो क्या अब भी वो जागेंगे? क्या अब भी बीजेपी छोड़कर भागेंगे? तमाम सारे सवाल लग रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ रहने से कहीं ना कहीं जेडीयू का नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नीतीश कुमार इसको अच्छे समझ रहे हैं और साथ में अब सीएम पद की लड़ाई भी लड़ रही है, क्योंकि सम्राट चौधरी लगातार ये बात कह रहे हैं कि भाई मैं कब तक उप मुख्यमंत्री रहूंगा। और इस बात का कह सकते हैं कि जो अर्थ है वो निकाला जा रहा है कि अब सम्राट चौधरी भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो तमाम ऐसी बातें जो लगातार अब बिहार से उठ रही हैं और नीतीश कुमार को लेकर अखिलेश यादव ने जो कहा है वो कहीं ना कहीं अब
बड़े लेवल पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि इस नाते नीतीश कुमार को गठबंधन से हट जाना चाहिए। सर आपने बहुत अच्छी बात अभी बताई कि नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, वो सपना उनका पूरा नहीं हो पाया, इंडी गठबंधन के साथ में थे। लेकिन यहाँ पर मैं वही एक सवाल यहाँ पर खड़ा कर लेता हूँ कि क्या अगर विपक्षी पार्टियों के साथ आ जाते हैं नीतीश कुमार, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव ने एक तीर से दो निशाना साधा, कहीं ना कहीं उन्होंने जयप्रकाश नारायण का जिक्र कर दिया, उन्होंने जो है सीधे तौर पर नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को ये बताया कि भैया जो है ये आपके गुरु रहे हैं, चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के गुरु रहे हैं जयप्रकाश जी, और यहाँ नीतीश कुमार के भी गुरु रहे हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि विपक्ष कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़ने की इन दोनों बड़े नेताओं को कोशिश कर रहा है। तो सर कितनी बड़ी संभावनाएं बन रही हैं कि क्या नीतीश कुमार का पीएम बनने का वो सपना पूरा हो पाएगा अगर विपक्ष उनका साथ देता है या विपक्षी पार्टियों की सहमति बन जाती है? देखिए राहुल, अगर हम चंद्रबाबू नायडू की बात करें, तेलुगु देशम पार्टी, उनके खाते में तकरीबन 16 सीट हैं, वो भी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। आप देखिए जाति जनगणना के ऊपर कहते हैं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, यानी राहुल गांधी का सपोर्ट एक तरीके से वो करते हुए नजर आते हैं। एक पॉइंट आप समझिए, इस तरफ आ जाते हैं तो उनके नीतीश कुमार गुरु का अपमान होता है, तमाम तरह से विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की बात थी वो पूरी नहीं हो पाती है, यानी उनके पास भी 12 सीटें 16-12 हो जाती हैं 28। इसके अलावा बाद आप जाइए चिराग पासवान जो लगातार नाराज दिखाई पड़ते हैं, लगातार एक तरीके से कहें कि बीजेपी के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ एक कड़ा रुख दिखाते हुए नजर आते हैं, 5 उनके पास भी हैं। ये कितनी सीटें पहुंच जाती हैं? तकरीबन 33 पहुंच जाती हैं। तो ये जो ह्यूज आंकड़ा है ये बताता है कि यहाँ पर कोई बड़ा खेल भी हो सकता है। तो ये तमाम संभावनाओं के कह सकते हैं दायरे हैं, जहाँ पर बीजेपी को पता है कि अगर यहाँ से ये लोग नाराज होते हैं तो कहीं ना कहीं सीधा असर उनकी सरकार पर पड़ता हुआ नजर आएगा, जो जोड़ तोड़ के सहारे कहीं ना कहीं बनी है। यहाँ पर अगर ये 32-33 लोग बीजेपी से अलग हो जाते हैं, बीजेपी से साइडलाइन हो जाते हैं, तो बीजेपी को अपनी सरकार बचाना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए लगातार नीतीश कुमार को मनाए जाने की कोशिश होती रहती है, चंद्रबाबू नायडू को मनाए जाने की कोशिश होती रहती है। चिराग पासवान कुछ भी बोलते हैं, बीजेपी से कोई रिप्लाई नहीं करती, उसके ऊपर कोई अपनी असहमति नहीं जताती। तो ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि अब बीजेपी कह सकते हैं कि जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तब पता लगता है कि उसका कद कितना बड़ा है। और आज बीजेपी की स्थिति यह है कि 240 सीटों पर आ गई है। ऐसे में अगर ये दल उससे चले जाते हैं तो पीएम मोदी, जो अभी पीएम मोदी हैं, आने वाले दिनों में अगर समर्थन वापस लिया जाता है तो पूर्व पीएम का टैग उनके नाम पर लगता हुआ ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसीलिए इन दलों को मनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन राहुल, हमें समझना पड़ेगा जिस तरह से जाति जनगणना को लेकर टीडीपी, एक तरीके से चंद्रबाबू नायडू पूरी तरह से अडिग हैं। 2 दिन पहले उन्होंने अपना इंटरव्यू में कहा है कि अगर ये नहीं होता है तो हमारी नाराजगी बीजेपी से बढ़ सकती है, क्योंकि जातीय जनगणना के आधार पर तय हो पाएगा किस जाति के पास क्या कुछ है, किसकी जाति के पास क्या कुछ नहीं है। उसी आधार पर उनको एक तरीके सामाजिक मुख्यधारा जो उससे जोड़ा जा सकेगा। तो यानी कि इसके लाभ बताते हुए नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखिए तमाम जो विपक्षी जो बीजेपी के साथ जितने भी दल हैं, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे तमाम और लोग हो, वो भी जातीय जनगणना के समर्थन में आकर खड़े होते हैं। बिहार में देखें तो लगातार चिराग पासवान ने भी ये आवाज़ उठाई थी। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो बीजेपी को मुश्किलों में डालते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर इन लोगों ने बीजेपी से अलग होने का फैसला कर लिया तो बीजेपी को अपनी सरकार बचाना मुश्किल हो जाएगा। जी, और देखिए बाकायदा सर ने बताया कि किस तरीके से बीजेपी को अपनी सरकार बचाना अब मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने नीतीश कुमार को नाराज किया, क्योंकि सीधे तौर पर आपने उनके गुरु का अपमान किया है। और जेपी सेंटर जाने से जिस तरीके से अखिलेश यादव को रोका गया, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही की नीति अपना रही है। भैया हम फूल माला चढ़ाना चाहते हैं, हम माल्यार्पण करना चाहते हैं, इसमें दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को क्या है, योगी आदित्यनाथ को कहाँ है। लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि क्या बीजेपी की से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि सर हम देख रहे हैं कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियां लगातार काफ़ी समय से नाराज चली है। हरियाणा की अगर मैं बात करूं, हरियाणा में उतने बड़े मार्जिन से बीजेपी चुनाव नहीं जीती जितनी बात कही जा रही थी। और ये तक कहा जाने लगा है, प्रशांत किशोर ने एक बयान हाल ही में दिया कि पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं। तो क्या वाकई माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक खत्म हो गया, वो भारतीय जनता पार्टी की भी लहर नहीं रही, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी पकड़ को मजबूत जरूर बना रहा है? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह पीके
ने ये बात कही, प्रशांत किशोर ने ये बात कही कि भाई वो बहुत मजबूत पीएम नहीं है। यहाँ तक कहा गया कि कुछ समय के वो पीएम है, इसके बाद सरकार का गिरना जो है वो तय माना जा रहा है। हरियाणा में आप देखिए बीजेपी कहीं भी कॉन्फिडेंट नहीं थी, कहीं भी आत्मविश्वास से भरी हुई नहीं थी। चुनाव जीत गए, उसके बाद लगातार बयानबाजी हो रही है। तो ऐसे में ज़रूर कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो विपक्षी दल हैं वो जिस तरह से हावी होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अगर दोनों चुनावों की बात करें जम्मू कश्मीर और हरियाणा की, तो यहाँ पर अगर एक में बीजेपी जीतती है तो एक में उसको हार भी मिलती है। तो एक एक से बराबरी पर है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि मोदी जी का मैजिक जो है बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि मोदी जी को अपनी सरकार बचाने के लिए समझौते करने पड़ रहे हैं और इसीलिए अब जो सहयोगी दल हैं वो हावी होते हुए नजर आते हैं। अगर जातीय जनगणना की हम लगातार बात देखें, अगर वो पूरी नहीं होती है तो यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। विशेष राज्य का दर्जा अगर कह सकते हैं बिहार को नहीं दिया जाता है लंबे समय तक, तो यहाँ पर नीतीश कुमार भी कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। इसके अलावा चिराग पासवान को आप देखें आरक्षण के मुद्दे पर लगातार डटे हुए हैं कि अगर इस कह सकते हैं आरक्षण को ख़त्म करने का प्रयास किया गया या जो कटौती की बात की जाए अगर वो की गई तो यहाँ पर वो भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी एक तरीके से घिरी हुई दिखाई पड़ती है। अगर यहाँ नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला कर लें तो जाहिर बात है कि बीजेपी के लिए अपनी सरकार को बचाना मुश्किल हो जाएगा। और वहीं नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में वापसी करते हैं तो यहाँ इंडिया गठबंधन इतना ताकतवर हो सकता है कि आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि वो सरकार बनाता हुआ भी नजर आ जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और सर ने बहुत बारीकी से ये बताया कि नीतीश कुमार का एक बड़ा फैसला कहाँ जा रहा है और क्या नीतीश कुमार अगर दोबारा प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करते हैं तो विपक्ष उनका साथ देगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।